Welcome back friends in very important video tutorial from Unique Life Sciences and today we will study about structure of eukaryotic cell। आज हम स्टडी करेंगे यूकैरियोटिक सेल की संरचना के बारे में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी कर ली थी किसके बारे में, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है। तो आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। हमने पिछली वीडियो में लेक्चर में देखा था, ये भी अभी तक आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल वाला, तो आपको भी लिंक यहाँ पर मिल जाएगा ऊपर और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन आज हम देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स की संरचना किस प्रकार की होती है। तो यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक टर्म मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोटिक का मतलब होता है सुविकसित यानी एडवांस। सुविकसित क्या, यू प्लस कैरियोटिक, ऐसी कोशिका जिसमें जो कैरियोन किसके लिए लिया गया था, न्यूक्लियस के लिए। तो कैरियोन टर्म किसके लिए है, न्यूक्लियस के लिए। यदि न्यूक्लियस सुविकसित है तो सुविकसित न्यूक्लियस का मतलब ऐसा न्यूक्लियस जिसके चारों ओर क्या पाई जाती हो, एक मेम्ब्रेन पाई जाती हो, वो न्यूक्लियस क्या कहलाता है, क्या कहलाता है वो न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक यानी एडवांस न्यूक्लियस। और ऐसी सेल जिनमें एडवांस न्यूक्लियस पाया जाता है मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, उन सेल्स को क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। बात करिए प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल। प्रोकैरियोटिक सेल्स सिर्फ केवल बैक्टीरिया में पाई जाती है और कुछ फंजाई होती हैं जो कि साइनोबैक्टीरिया जिनको हम बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन इनके अलावा जितनी भी सेल्स हैं वो सेल्स कैसी हैं, यूकैरियोटिक सेल यानी एडवांस सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स की एक बात करें तो हम प्लांट्स में, सभी प्रकार के प्लांट्स में कौन सी सेल पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल। सभी एनिमल्स में, मेरे में, आप में, सभी जंतुओं में कैसी सेल्स पाई जाती हैं, कैसी सेल्स पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स यानी एडवांस सेल्स। फंजाई यानी कवक में भी कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया यानी मोनेरा के अलावा जितने भी हमारे पास जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म उन सभी में क्या पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल। आज हम देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या संरचनाएं होती हैं और साथ ही साथ में हम दो प्रकार के, आप डायग्राम देख सकते हो बोर्ड पर, दो प्रकार के डायग्राम आपके पास, एक जिसको बोलते हैं हम प्लांट सेल और एक साथ में हमारे पास एनिमल सेल। और इस वीडियो लेक्चर में ये भी देख लेंगे कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले प्लांट सेल और एनिमल सेल और फंजाई सेल्स, तीनों सेल्स किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक सेल्स। अब फंजाई सेल की यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे लेकिन साथ ही साथ हम उसके कंपैरिजन करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो प्लांट सेल होती है और एनिमल सेल कैसी होती है। तो ये तो हमारे पास है प्लांट सेल, कौन सी सेल है, प्लांट सेल यानी पादप कोशिका। और ये कौन सी सेल है हमारे पास, एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका। दो सेल हो गई हमारे पास, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो कोई भी कोशिका देखिए हमने पहले हम देख लिया था कि कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। किसमें की थी, कोर्ग में। जो प्लांट सेल कैसी थी, डेड सेल्स थी और कैसी थी, मृत कोशिकाओं को उन्होंने देखा था। वो सिर्फ एक सेल यानी कोशिका को एक कोष्ठक के रूप में देख पाए थे जो मृत कोशिका थी। फिर जीवित कोशिका को किसने देखा था, एंटन वन ल्यूवेनहोक ने। एंटन वन ल्यूवेनहोक ने जंतु को, जीवित कोशिका को देखा और उन्होंने खोजा कि किस प्रकार से उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। जो रॉबर्ट हुक थे वो सेल ऑर्गेनल्स नहीं देख पाए थे। अब देखते हैं कि एक कोशिका क्या होती है। कोशिका क्या होती है, सबसे पहले कोशिका की हमें क्या होनी चाहिए, डेफिनेशन। संरचना देखने से पहले हमें डेफिनेशन आनी चाहिए। तो डेफिनेशन देखें तो यदि कोई भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है यानी सेल कहलाती है। सभी जीव किससे बने हैं, कोशिका से। आप भी कोशिका से बने हैं, मैं भी कोशिका से बना हूं, एक पादप भी कोशिका से बना होता है, एक बैक्टीरिया भी कोशिका से बना होता है। उनकी संख्या अलग अलग हो सकती है, उनकी साइज और शेप अलग अलग हो सकती है, उनकी संरचना थोड़ी अलग हो सकती है। आप क्या हो, एक सेल का ग्रुप हो, मैं क्या हूं, एक सेल का ग्रुप हो। एक पादप क्या होता है, एक सेल का ग्रुप होता है। बहुत सारी कोशिकाएं उसको जुड़कर एक बड़ी संरचना बनाती है। तो इसी प्रकार से जीवन का विकास होता है। तो जीवन का आधारभूत इकाई हम बोल सकते हैं क्या होती है, कोशिका होती है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। लेकिन एक हम स्ट्रक्चरल, यदि ऐसी परिभाषा देना चाहें जिससे हम स्ट्रक्चर का भी पता चल सके, तो ऐसी परिभाषा क्या होगी जिससे हम स्ट्रक्चर का पता चल सके।
तो मैं क्या बोलूंगा, हम बोल सकते हैं कि ऐसा कोष्ठक जो एक चारों तरफ एक मेम्ब्रेन से घिरा हो, जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता हो। क्या पाया जाता हो? प्रोटोप्लाज्म पाया जाता हो। और प्रोटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस, डीएनए आदि पाए जाते हैं। तो कोशिका की संरचना कैसी होती है? एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी होती है। किसके द्वारा घिरी होती है? मेम्ब्रेन के द्वारा। तो किसी भी कोशिका का सबसे भारी भाग होता है वो क्या होता है? मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे भारी जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन। अब लेकिन इसमें यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य बात है कि जंतु कोशिका में तो हम बोल सकते हैं कि सबसे बाहरी लेयर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा लेयर और पाई जाती है। पादप कोशिका में एक एक्स्ट्रा लेयर और पाई जाती है। आप देख सकते हो मैंने कलरफुल बनाया, तो ये कलर येलो कलर वाला क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो ये तो हो गई आपके सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर और है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर और है, उसको कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं? सेल वॉल, जो जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहती है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहती है। तो हम इसको अलग से लिखेंगे। तो प्लांट कोशिका में क्या पाया जाता है? सेल वॉल, जो किसमें अनुपस्थित रहती है? किसमें अनुपस्थित रहती है? एनिमल सेल में। तो ये पहला अंतर भी पता चल गया। और बाहर से अंदर की तरफ हम स्टडी करते हुए चलेंगे तो सबसे बाहरी जंतु कोशिका की सबसे बाहरी लेयर का नाम क्या बोलोगे आप? सेल मेम्ब्रेन। बल्कि पादप कोशिका की सबसे बाहरी लेयर का बाद नाम क्या बोलोगे? सेल वॉल। हाँ, सेल मेम्ब्रेन सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। तो सेल वॉल के जस्ट बाद में क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन क्या कार्य करती हैं? सेल मेम्ब्रेन का क्या कार्य है कि उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, कोई भी भोज्य पदार्थ जाते हैं, उनको कंट्रोल करना। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सिलेक्टिव का मतलब वो चयनात्मक झिल्ली होती है, चुन चुन कर भेजती है, किसी को भी ऐसे डायरेक्ट नहीं जाने देती। इसीलिए हम क्या बोलते हैं उसको? सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन पर कई बार जंतु कोशिकाओं में कुछ एक्स्ट्रा बाहरी तंतु निकले रहते हैं, जिनको हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। कुछ अलग अलग कोशिकाएं होती है जिनको माइक्रोविली बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया, जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। जब इसके बाद में हम एक एक सेल ऑर्गेनल की स्टडी करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि किस प्रकार की सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है। आज हम यहीं पर ये अंतर देखेंगे और कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स इनमें पाए जाते हैं वो देख रहे हैं। तो इसके बाद में सेल मेम्ब्रेन किसको घिरा हुआ आता है? एक लिक्विड मटेरियल, हम बोल सकते हैं कि जेल नुमा मटेरियल को घेरी होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या रहती है? एक जेल नुमा मेम्ब्रेन को घेरी होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो सबसे पहले यदि किसी भी कोशिका में बात करते हैं तो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल न्यूक्लियस। तो आप यहाँ पर ब्लू कलर की एक संरचना देख सकते हो जो कवर्ड कर रही है किसी एक न्यूक्लियोप्लाज्म को। तो ये संरचना कौन सी है? केंद्रक। तो जंतु कोशिका के लगभग केंद्र में, जरूरी नहीं है केंद्र में पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में लगभग केंद्र में ही पाई जाती है कौन सी संरचना? केंद्रक, न्यूक्लियस। तो सब केंद्र में कौन सी संरचना पाई जा रही है? न्यूक्लियस। तो ये कौन सी संरचना है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक। अब केंद्रक क्या कार्य करता है? केंद्र किसी भी कोशिका का केंद्र होता है, यानी वहीं से सब कुछ कंट्रोल होता है, यानी उसमें डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए। और आपको पता है डीएनए में सभी इंफॉर्मेशन होती है एक जीव के लिए, कोशिका के लिए, और वो सभी चीजों को कंट्रोल करता है। तो प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में वो बड़ा सेल ऑर्गेनल होकर थोड़ा उसकी साइड छोटी होती है और वो थोड़ा साइड में होता है। ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि उसमें बड़ा सेल ऑर्गेनल होता है वैक्यूल, वो आप देख रहे हैं अभी। तो देखो न्यूक्लियस इसमें भी पाया जा रहा है। तो ये रहा न्यूक्लियस, इसमें भी है न्यूक्लियस और इसमें भी न्यूक्लियस। तो ये दो समानताएं हैं। यहाँ पर देखो मेम्ब्रेन दोनों में है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट में है। साथ ही साथ देखते जाओ और याद करते जाओ। अब देखो न्यूक्लियस के बाहर आपको कुछ छिद्र दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के अगर न्यूक्लियस पैक होगा तो वो कैसे अपने आप को जो कम्युनिकेशन करेगा साइटोप्लाज्म से या दूसरी कोशिकाओं से। तो क्या पाए जाते हैं? कुछ छिद्र पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोपोर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोपोर। जो छिद्र पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोपोर। तो केंद्र के बाहर उपस्थित छिद्रों को न्यूक्लियोपोर बोलते हैं। इनकी एक विशेष संरचना होती है जो हम आगे स्टडी करेंगे। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए। क्या पाया जाता है?
डीएनए, जिसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या कार्य करता है, जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है। तो इसके अंदर जो आपको दिख रहा है वो क्रोमेटिन के रूप में डीएनए दिखाई देता है, कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम के रूप में बदल जाता है। तो ये क्या है, डीएनए क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल एज डीएनए। अब एक और संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, बीच में एक डार्क संरचना है, क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस डार्क संरचना को बोलते हैं हम न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, जो किसमें पाई जाती है, दोनों के केंद्रक में पाई जाती है। केंद्रक में एक छोटी संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, हिंदी में बोलते हैं जिसको केंद्रिका। इस केंद्रिका में क्या होता है, बहुत ही संघनित डीएनए पाया जाता है। उस डीएनए में राइबोसोम वगैरह का निर्माण होता है, आरआरएनए का निर्माण होता है। वो हम देखेंगे क्या क्या कार्य होते हैं इनके आगे। अब देखें, अब केंद्रक के बाहर आपको और कुछ भी दिखाई दे रहा होगा कि कुछ मेम्ब्रेन क्या हो रही है, बाहर निकलकर संरचना को बड़ा कर रही है। कुछ मेम्ब्रेन क्या कर रही है, बाहर विकसित हो रही है ज्यादा। तो ये जो विकसित हो रही है इस संरचना को क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतरपर्दवी जालिका। क्या बोलते हैं, अंतरपर्दवी जालिका। तो ये क्या है, अंतरपर्दवी जालिका। तो यहाँ पर भी अंतरपर्दवी जालिका है और यहाँ पर भी अंतरपर्दवी जालिका है। किसके बाहर, केंद्रक के जस्ट बाहर, केंद्रक झिल्ली से जुड़ी हुई रहती है। तो इसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह है भाई एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको बाहर देखो, आपको कुछ दाने दाने लगे हुए होंगे, कुछ कण जुड़े हुए हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद छोटे छोटे कण लगे हुए हैं और यहाँ पर भी लगे हुए हैं। तो इसको, इन कणों को क्या बोलते हैं, राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। तो ये कण क्या हो गए, राइबोसोम। राइबोसोम क्या कार्य करते हैं, प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम कितने प्रकार, कौन से प्रकार के होते हैं, 80S प्रकार के। कौन से प्रकार के होते हैं, 80S प्रकार के। ठीक है, तो अब देखो एक अंतरपर्दवी जालिका तो ये दिखाई दे रही है, जिसके बाहर आपको कण दिखाई दे रहे हैं, उनको उसको तो बोलेंगे। अब कण लगने के कारण ये खुरदुरी दिखाई देती है, यानी रफ दिखाई देती है। तो हम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदरी अंतरपर्दवी जालिका। खुरदरी अंतरपर्दवी जालिका क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम के कण जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट बात करें हैं, यहाँ पर आपको एक संरचना और दिखाई दे रही होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, लेकिन उसके ऊपर एक अंतर है कि उस पर राइबोसोम नहीं जुड़े हुए हैं। तो ऐसी अंतरपर्दवी जालिका जिस पर राइबोसोम नहीं जुड़े हुए हैं वो कैसी दिखाई देगी, चिकनी दिखाई देगी, यानी स्मूथ दिखाई देगी। तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया, दो प्रकार के अंतरपर्दवी जालिका मिल गई हमें, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन पर राइबोसोम पाए जाते हैं और दूसरी हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में इसको RER बोलते हैं और इसको SER बोलते हैं। अब और कौन सी संरचनाएं दिख रही होगी, यहाँ पर आपको एक लाल कलर की स्ट्रक्चर स्पेशल दिखाई दे रही होगी, जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन से आवृत होता है। यहाँ पर आप देखो न्यूक्लियस भी क्या है, न्यूक्लियस के बाहर भी डबल मेम्ब्रेन है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। अभी डबल मेम्ब्रेन देखो, ये डबल मेम्ब्रेन से बना हुआ है, ये भी डबल मेम्ब्रेन से बना हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, डबल मेम्ब्रेन आवृत सेल ऑर्गेनल है, जो क्या कार्य करता है आपको पता होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य होता है, श्वसन का कार्य होता है, रेस्पिरेशन, जहां पर ग्लूकोज का बर्निंग होती है, ग्लूकोज का दहन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जा रहा है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। आप अंतर देखते हुए चलो, अंतर भी होना चाहिए दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जा रहा है। अब आपको एक सेल ऑर्गेनल और दिखाई दे रहा होगा, कहां पर, प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में ऐसा कोई ऑर्गेनल नहीं दिखाई दे रहा आपको। तो फिर इसका क्या नाम दोगे आप, तो ये केवल प्लांट सेल में पाया जा रहा है और एनिमल सेल में नहीं पाया। तो ये स्पेशल प्रकार का सेल ऑर्गेनल है जो प्लांट सेल को अलग बनाता है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट, यानी
क्लोरोप्लास्ट यानी क्या बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, यानी ये हरा कलर देता है, आपकी कोशिका को क्या देता है, हरा कलर। तो ये क्या है हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ किस में पाया जाता है, सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ किस में पाया जाएगा, प्लांट सेल में पाया जाएगा। और क्या क्या कार्य करता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। अब देखो आपको और कोई संरचनाएं दिखाई दे रही होगी, ये बड़ी संरचना की बात नहीं कर रहे, कितनी देर हो गई हमें यहाँ पर सबकी बात कर ली, ये बड़ी संरचना की बात नहीं कर रहे। तो ये बड़ी संरचना होती है उसको बोलते हैं वैक्यूल, या हिंदी में बोलते हैं रसधानी। तो पादप कोशिका में रसधानी का आकार बड़ा होता है, पादप कोशिका में रसधानी का आकार बड़ा होता है, और जिससे केंद्र क्या हो जाता है, थोड़ा साइड में हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जंतु कोशिका में भी आपको छोटी छोटी रसधानी दिखाई दे रही होगी, छोटी छोटी रसधानी। इसमें रसधानियां बनती हैं, लेकिन कैसी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। कैसी होती हैं, छोटी छोटी होती है। तो ये हमारे पास क्या है, रसधानी है। क्या है, रसधानी या वैक्यूल, क्या बोलते हैं इसको, वैक्यूल। और वैक्यूल जिस मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी रहती है उस मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट। क्या होता है, टोनोप्लास्ट। इसी प्रकार की वैक्यूल्स यहाँ पर भी पाई जाती है। इसमें वेसिकल्स, जिनको बोलते हैं छोटी वेसिकल्स, ये भी क्या करती हैं, रसधानी का कार्य करती हैं। तो इनमें भी विशेष प्रकार के लिक्विड्स भरे होते हैं, समझ गया। तो यहाँ पर वैक्यूल्स का आकार बड़ा होने के कारण क्या हो रहा है, न्यूक्लियस थोड़ा साइड में हो रहा है। और देखो आपको कौन से सेल ऑर्गेनल, यहाँ पर एक विशेष प्रकार का सेल ऑर्गेनल और है आपके हमारे पास, जो इसमें तो दिखाई दे रहा है आपको एनिमल सेल में, तो लेकिन प्लांट सेल में ऐसा कोई सेल ऑर्गेनल नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस सेल ऑर्गेनल को बोलते हैं हम सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं हम, सेंट्रियोल, यानी तारक काय। सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, तारक काय। तारक काय सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सिर्फ केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। अब देखो ये बड़े बड़े सेल ऑर्गेनल हो गए आपके पास। अब इसके साथ एक सेल ऑर्गेनल और है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास एक सेल ऑर्गेनल और रहता है, जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। क्या होता है, गोल्जी बॉडी, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय। कैसा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा ही दिखाई देता है। एक्चुअल में क्या करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ट्रांसफर करते हैं आगे की तरफ, गोल्जी बॉडी जिसको हम बोलते हैं। और इसमें भी किस क्या पाया जाता है, गोल्जी बॉडी। ये रहा आपके पास गोल्जी बॉडी। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या पाई जाती है, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो दोनों में ये समानता है। तो असमानता और समानता। अब साथ ही साथ में ये तो बड़े बड़े सेल ऑर्गेनल, कुछ छोटे सेल ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं। छोटे सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो जिनको माइक्रो बॉडीज कहते हैं, जैसे लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम दोनों में पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है और इसमें भी पाया जाता है, लाइसोसोम, लाइसोसोम, जो क्या करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली। यदि लाइसोसोम में ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या कर सकते हैं, पूरी सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो यदि लाइसोसोम फट जाए तो सेल की डेथ हो सकती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल वेग ऑफ सेल। तो ये क्या हो गया हमारे पास, किसकी संरचना हो गई, लाइसोसोम। एक और सेल ऑर्गेनल पाया जाता है इसी के जैसे, लाइसोम के जैसे, उसमें भी कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं जो दोनों में पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं परोक्सीसोम। क्या बोलते हैं, परोक्सीसोम। क्या बोलते हैं, परोक्सीसोम, जो इसमें भी पाया जाता है, प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है, परोक्सीसोम, परोक्सीसोम। तो दोनों में पाया जा रहा है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। तो ये थे विशेष प्रकार के इसमें सेल ऑर्गेनल। अभी साथ ही साथ में देखें तो यहाँ पर आपको कुछ लिक्विड्स दिखाई दे रहे हैं, उस लिक्विड को क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में क्या पाए जा रहे हैं आपको, सेल ऑर्गेनल। तो साइटोप्लाज्म किससे मिलकर बना होता है, सेल ऑर्गेनल्स और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। यहाँ पर जो ये जो लिक्विड है उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में विशेष प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तंतु पाए जाते हैं, जो कोशिका की संरचना को बनाए रखते हैं। इसको देखो, किसी भी प्रकार को एक स्केलेटन की आवश्यकता होती है, एक कंकाल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार के कोशिका का भी एक कंकाल होता है जो प्रोटीन की तंतुओं से मिलकर ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनकर बना होता है। तो वो क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक स्केलेटन। उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्केलेटन, जो दोनों में पाया जाता है।
जिनको क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक, साइटोस्केलेटन भी बोल सकते हैं, साइटोस्केलेटन। तो दोनों में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है और प्लांट सेल में पाया जाता है। अब आप एक क्रोमोजोम सुनते होंगे, लेकिन यहाँ पर तो नाम ही नहीं लिया क्रोमोजोम का। अरे भाई ये जो डीएनए पढ़ा है ना आपने, यही जो अभी जो क्रोमेटिन फेज में आगे जब डिवाइडेशन होता है कोशिका का, तो वो क्रोमोजोम में बदल जाता है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में साथ साथ रखनी आवश्यक है। तो क्या क्या पढ़ लिया आज हमने सभी लिक्विड्स मटेरियल पढ़ लिए। इसमें कुछ विशेष प्रकार एक टर्म और आता है, एक प्रोटोप्लाज्म होता है और एक साइटोप्लाज्म होता है। ये अंतर जानना जरूरी है, प्रोटोप्लाज्म होता है और एक साइटोप्लाज्म होता है। तो प्रोटोप्लाज्म किसे कहेंगे और साइटोप्लाज्म किसे कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म का मतलब है जो मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे हुए जितना भी मटेरियल है, उस सारे मटेरियल को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। मेम्ब्रेन के द्वारा जो भी घिरा हुआ मटेरियल है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। यदि उस मटेरियल में से हम न्यूक्लियस को निकाल दें, यदि न्यूक्लियस को निकाल दें तो क्या बच जाएगा? केवल साइटोप्लाज्म, यानी ये लिक्विड बच जाएगा और सेल ऑर्गेनल्स हो जाएंगे। तो उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या अंतर होता है? केवल न्यूक्लियस का अंतर होता है। यदि न्यूक्लियस बाहर निकाल दो तो प्रोटोप्लाज्म में से सिर्फ केवल साइटोप्लाज्म रह जाएगा। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म किससे मिलकर बना होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है। तो प्रोटोप्लाज्म किसे कहेंगे आप? प्रोटोप्लाज्म किसे कहेंगे आप? प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में जो लिक्विड मटेरियल पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस में जो मटेरियल पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म किससे मिलकर बना? प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से। यदि न्यूक्लियस निकाल दे तो सिर्फ साइटोप्लाज्म बचा रह जाता है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं सेल ऑर्गेनल्स प्लस और क्या पाए जाते हैं? ये जो लिक्विड है वो पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्लांट सेल और एनिमल सेल की स्ट्रक्चर। तो इसमें हमने मोस्टली सभी चीजों को कवर अप कर लिया। यदि वर्क्स की बात करें, फंक्शंस की बात, तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन आपको पता है क्या होता है? रेस्पिरेशन, यानी श्वसन का कार्य होता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कोशिका का क्या बोलते हैं? पावर हाउस, यानी बिजली घर। तो ये पावर प्रोवाइड करवाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पर संख्या भी बदल सकती है। ऐसा मतलब नहीं कि मैंने एक माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया तो एक ही होगा। संख्या अलग अलग कोशिका में अलग अलग हो सकती है। कई में हजारों से लाखों तक की संख्या में ये माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। तो ये आप देखो, ये मैंने एक एक दिखाया जो रिप्रेजेंट करता है। तो इनकी संख्या अलग अलग कोशिका में अलग अलग हो सकती है। ये मत समझना कि एक एक ही होती है, ये भी ध्यान रखना आवश्यक है आपको। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पर देखिए तो क्लोरोप्लास्ट जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोटोप्लास्ट को, इसको क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर, किचन बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इसमें भोजन बनता है। प्लांट कोशिकाओं में ये क्षमता पाई जाती है। तो क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। तो क्या करता है? भोजन बनाने का कार्य करता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। समझ में आया आपको? अब इसके बाद में और देखिए कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है वो वैक्यूल है। वैक्यूल क्या करती है? कोशिका की प्रासरणता को बनाए रखती है। उसमें जो लिक्विड मटेरियल्स का ट्रांसफर करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है। ये देखते हैं ना हम, जब किसी किशमिश को हम पानी में भिगो देते हैं तो वो फूल जाती है। तो उसमें क्या होता है? किसमें वाटर एंटर कर जाता है? वैक्यूल में वाटर एंटर कर जाता है। तो इस प्रकार से इनका सबका कार्य होता है। अब इनके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम सभी को एक एक को डिटेल में स्टडी करेंगे। इनके फंक्शन क्या होते हैं, इनकी खोज किसने की थी, सभी के बारे में हम एक एक सेल ऑर्गेनल के बारे में कंप्लीट सेल बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। सेल बायोलॉजी के हम स्टार्टिंग में 2-3 लेक्चर जो हमने पीपीटी पर देखे हैं वो लेक्चर्स देख लिए। सेल थ्योरी क्या होती है, ये प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक सेल्स में क्या अंतर होते हैं। और देखें इसमें क्या एक अंतर, जो मेन अंतर है प्लांट कोशिका और एनिमल्स कोशिका में अंतर देख लेते हैं। सबसे पहला अंतर है वो किसके बेसिस पर होता है? सेल वॉल के बेसिस पर। और इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। प्लांट कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। यदि एनिमल की बात करें तो एनिमल पर तो सेल वॉल पाई नहीं जाती, तो एक पर फंजाई पर भी पाई जाती है। सेल वॉल किस पर पाई जाती है? फंजाई पर भी। तो फंजाई में किसकी बनी होती है? काइटिन की।
बन जाएगी सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। ये भी आपको ध्यान रखना आवश्यक है। तो पहला अंतर हो गया प्लांट सेल और एनिमल सेल में, क्या अंतर हुआ, सेल वॉल का, सेल वॉल पाई जाती है। स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट है, सेल वॉल के कारण ही देखो इसकी तो कठोर स्ट्रक्चर है और इसकी लिक्विड सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है। दूसरा अंतर देखिए क्या पाया जाता है, प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें एक और सेल ऑर्गेनेल एक्स्ट्रा पाया जाता है, सेंट्रियोल, जो इसमें नहीं पाया जाता है। और क्या अंतर हो सकते हैं, और क्या अंतर हो सकते हैं, ये मेन अंतर होते हैं। और देखिए तो आप ये अंतर बता सकते हो कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा साइड में होता है प्लांट में, तो और इसमें बिल्कुल सेंटर में होता है। और इसमें जो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल होता है वो क्या होता है, वैक्यूल होता है। प्लांट कोशिका का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल की बात करोगे तो वैक्यूल होती है, रसदानी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में पाई जाती है, दो प्रकार की होती है, खुरदुरी और स्मूथ, दोनों यानी मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो दोनों प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें पाई जाती है। तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ यूकेरियोटिक सेल। तो इसी प्रकार की सेल से मिलकर तो सभी पादप बनते हैं और इस प्रकार की सभी सेल से मिलकर सभी एनिमल्स बनते हैं। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में हमने अंतर देख ली, इनकी संरचना देख ली, कौन कौन से बेसिक इसमें स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। इनके बारे में आगे के वीडियो लेक्चर्स में एक एक सेल ऑर्गेनेल्स की डीपली स्टडी करेंगे, इनकी संरचना कैसी होती है, किन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई जरूर करूंगा। और यदि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम सेल बायोलॉजी ने स्टार्ट कर दिया और सेल के बारे में सभी हम डिटेल से स्टडी करेंगे, जो आपकी नीट और नेट दोनों एग्जाम्स में आपका आने वाले हैं। तो बेसिक से अभी आप जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं पढ़ पाओगे। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।